Hello everyone, welcome back once again to my channel The Rational Economist. Theory of Demand ऑलरेडी हम कंप्लीट कर चुके थे. अब लास्ट टॉपिक जो इसमें बचा है वो है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. एक ही वीडियो में पूरा का पूरा चैप्टर खत्म कर देंगे. विदाउट वेस्टिंग द टाइम वीडियो को शुरू करते हैं. चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन साथ ही साथ मिलते रहे. सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो. So what is the meaning of price elasticity of demand? Now it refers to the degree of change in demand in response to change in own price of the commodity. जब commodity का खुद का प्राइस चेंज होता है, चाहे वो इंक्रीज हो चाहे वो डिक्रीज हो, उसकी वजह से डिमांड में होने वाली चेंज और उसकी जब हम डिग्री फाइंड आउट करते हैं, इट इज कॉल्ड एज प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. अब डिग्री क्या है आने वाली आपको स्लाइड्स में पता लगता रहेगा. पर एक चीज ध्यान में रखो, ये है क्या बेसिकली. अगर मैं आपको कहूं कि लास्ट जो वीडियो है हमने उसमें लॉ ऑफ डिमांड पढ़ा था. लॉ ऑफ डिमांड में क्या था कि अगर प्राइस बढ़ता है तो क्वांटिटी कम होती है और अगर प्राइस कम होता है तो क्वांटिटी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है. तो ये हमें सिर्फ और सिर्फ कौन से चेंजेस बता रही थी, डायरेक्शनल चेंजेस बता रही थी. डायरेक्शनल मतलब एक अपवर्ड जा रहा है तो दूसरा डाउनवर्ड जा रहा है, एक डाउनवर्ड जा रहा है तो दूसरा अपवर्ड जा रहा है. बट व्हाट अबाउट द चेंज इन मैग्नीट्यूड. मैग्नीट्यूड का मतलब होता है चेंज इन साइज. ओके तो मैग्नीट्यूड हमें किससे पता लगेगा, वो हमें इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड से पता लगेगा. कि मतलब अगर मान लो आपका जो प्राइस है वो 20% से इंक्रीज कर रहा है तो आपकी जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो कितने परसेंट से डिक्रीज कर रही है. लेट्स से मान लो 50% से डिक्रीज कर रही है तो इसकी जब मैं डिग्री निकाल दूंगा दैट विल बी द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. यहां तक होपफुली आपको क्लियर हो गया है. अब इसके जो मेथड्स है मेजरमेंट करने के, परसेंटेज, टोटल एक्सपेंडिचर, ज्योमेट्रिक मेथड. ज्योमेट्रिक मेथड हमने नहीं करना, आपके सिलेबस में नहीं है. हमारे पास परसेंटेज मेथड और टोटल एक्सपेंडिचर मेथड है जो कि हमने करने हैं. देखो प्राइस इलास्टिसिटी के साथ साथ और भी दो तरह की इलास्टिसिटी होती है, दैट इज इनकम इलास्टिसिटी एंड सेकंड वन इज क्रॉस इलास्टिसिटी. दोनों आपके सिलेबस में नहीं है पर है क्या, जैसे इसमें हमने पढ़ा प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में इट रेफर्स टू चेंज इन डिमांड. यहाँ पे भी इट रेफर्स टू चेंज इन डिमांड आएगा इन रिस्पॉन्स टू चेंज इन ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी. तो ओन प्राइस किस में आएगा जी, प्राइस इलास्टिसिटी में. पर इनकम इलास्टिसिटी में क्या आएगा, विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन इनकम ऑफ द कंज्यूमर. ओके क्रॉस इलास्टिसिटी में क्या आएगा, देखो क्रॉस इलास्टिसिटी बेसिकली रिलेटिव गुड्स के लिए होता है, जैसे सब्स्टिट्यूट गुड्स हो गए, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हो गए. सो इट रेफर्स टू डिग्री ऑफ चेंज इन डिमांड इन रिस्पॉन्स टू चेंज इन प्राइसेस ऑफ द रिलेटेड गुड्स, जैसे सब्स्टिट्यूट गुड या कॉम्प्लीमेंट्री गुड. जैसे टी के प्राइस चेंज होने से कॉफी पे क्या इंपैक्ट हो जाएगा, कॉफी के प्राइस चेंज होने से टी पे क्या इंपैक्ट हो जाएगा. पर एट द एंड ऑफ द डे दिस इज नॉट इन आवर सिलेबस. हमारे पास सिलेबस में सिर्फ और सिर्फ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है, उसके बारे में देखेंगे. नाउ डिग्रीज क्या है इसकी, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की. देखो पहले हमें डिग्रीज, मेरे को डिग्रीज आपको इस स्लाइड में समझानी नहीं है, डिग्रीज में डिटेल में आपको अगली स्लाइड्स में समझाऊंगा. पर इसमें मेरे को बस यही बताना है कि 5 तरह की डिग्रीज है, बिकॉज जब न्यूमेरिकल करेंगे तो न्यूमेरिकल के आंसर के टाइम पे हमें आइडिया होना चाहिए कौन सी डिग्री वाली इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आ रही है. तो सबसे पहले इन इलास्टिक डिमांड है जिसको लेस देन यूनिटी भी कहा जाता है, जिसमें इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो लेस देन 1 होती है. अगली आती है इलास्टिक जिसको ग्रेटर देन यूनिटी भी कहा जाता है. इसकी जो डिमांड है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड वो ग्रेटर देन 1 आती है. यूनिट इलास्टिक और यूनिटरी इलास्टिक, इसमें इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड किसके बराबर आती है, 1 के. परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड, इसमें इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो किसके बराबर आएगी, 0 के. परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, इसमें इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो किसके बराबर आएगी, इन्फिनिटी. तो ये डिग्रीज है, ये हमने पहले डिग्रीज कर ली. इसका जो डिटेलिंग है वो आपको बाद में कराऊंगा अगली स्लाइड्स में. पर फॉर द टाइम बिंग हमें पढ़ना है पहला मेथड. जैसे मैंने बताया था आपको दो तरह के मेथड्स हमने प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को मेजर करने के लिए करने हैं. उसमें से जो पहला मेथड है मेरे पास कौन सा मेथड है, परसेंटेज मेथड. ना परसेंटेज मेथड को कैसे सॉल्व करते हैं, देखो अगर आपको ये स्लाइड पता लग गई, इसकी पूरी की पूरी एक्सप्लेनेशन पता लग गई ना, आप कोई भी न्यूमेरिकल हो, आपके पास कोई भी न्यूमेरिकल आ जाए इस चैप्टर का, आप आसानी से कर लोगे. नाउ अकॉर्डिंग टू दिस मेथड इलास्टिसिटी इज मेजर्ड एज द रेशियो बिटवीन परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ओवर परसेंटेज चेंज इन प्राइस. तो इस तरह से बनता है. अब क्या है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल्स टू नेगेटिव परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ओवर परसेंटेज चेंज इन प्राइस. तो इस तरह से बनता है. अब क्या है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल्स टू नेगेटिव परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ओवर परसेंटेज चेंज इन प्राइस. तो इस तरह से बनता है. अब क्या है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल्स टू नेगेटिव परसेंटेज चेंज इन
परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ये हमारा बन गया फॉर्मूला। अब इस फॉर्मूले के आगे ब्रेक करके हमें काफी सारे पॉइंट्स बनाने, वो कैसे बनाने हैं उसको समझो, बिकॉज ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं यहाँ पे साइड पे लिख रहा हूं, जो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड है उसको मैं किस तरह से लिख सकता हूं, उसको मैं लिख सकता हूं डेल्टा क्यू ओवर क्यू इंटू 100। और अगर मैं परसेंटेज चेंज इन प्राइस के बारे में बात करूं तो इट विल बी डेल्टा पी अपॉन पी इंटू 100। तो अगर मैं मान लो सपोज इन पॉइंट्स पे ये वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर दूं, सो डेल्टा क्यू अपॉन क्यू इंटू 100 डिवाइडेड बाय डेल्टा पी अपॉन पी इंटू 100, राइट। 100 से 100 मेरा कैंसिल हो गया। अब जब मैं इसको एक्सपैंड करूंगा और तो नेगेटिव साइन ले रहा हूं, तो बट आई विल गेट डेल्टा क्यू ओवर क्यू। अब ये जो डेल्टा पी ओवर पी है, अगर मैं इसको ऊपर लेके जाऊंगा तो ये उल्टा हो जाएगा, यहाँ पे क्या बन जाएगा इंटू पी ओवर डेल्टा पी। सो दिस विल बी आवर फॉर्मूला, दैट इज डेल्टा क्यू ओवर क्यू इंटू पी अपॉन डेल्टा पी। कई बार बुक्स में क्या मेंशन किया होता है कि डेल्टा वाली दोनों चीजें एक साइड पे कर देते हैं। नाउ डेल्टा क्यू ओवर डेल्टा पी मल्टीप्लाइड बाय P अपॉन Q, इस तरह से भी कर सकते हैं, दोनों ठीक है यार। चाहे एक को 2 से मल्टीप्लाई कर दो या 2 को 1 से मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आपका 2 ही आने वाला है, तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो आप इसको भी यूज कर सकते हो, इसको भी यूज कर सकते हो, आंसर आपका ऑब्वियस ही बात है सेम आएगा, क्योंकि डेल्टा P नीचे है, Q नीचे है, डेल्टा Q ऊपर है, P ऊपर है। ओके, तो एक तो फॉर्मूला ये हो गया और एक आपका ये वाला फॉर्मूला हो गया। तो ये दो फॉर्मूले जो है वो यूजफुल है हमारे न्यूमेरिकल्स पे। पर एक चीज और समझानी है जो मोस्ट ऑफ द टाइम मिस हो जाती है, वो क्या है कि हमने इन डेल्टास का वैल्यू कैसे निकालना है। ओके, तो डेल्टा का वैल्यू निकालने के लिए देखो, पहले मैं डेल्टा क्यू यहाँ पे लिख रहा हूं। डेल्टा क्यू विल बी इक्वल टू Q1 माइनस Q। नाउ Q1 इज न्यू क्वांटिटी डिमांडेड, Q is initial quantity demanded, and delta Q is change in quantity demanded. So delta Q is Q1 minus Q. Q1 is new quantity, Q is initial quantity, and delta Q is change in quantity demanded. तो ये ध्यान में रखना, डेल्टा को निकालने की ये फॉर्मूला है। अब अगर मेरे को डेल्टा P का वैल्यू निकालना है तो इट विल बी P1 minus P. Now P1 is new price, जहां पे 1 आ गया। जो P है वो क्या है, इनिशियल प्राइस है, इनिशियल प्राइस। और जो डेल्टा P है वो क्या है, चेंज इन प्राइस। चेंज इन प्राइस कम भी हो सकता है आपका, ज्यादा भी हो सकता है। तो ये बेसिक सी चीज है, इसको ध्यान में रखना, बिकॉज इसी के साथ हमारे जो न्यूमेरिकल्स हैं वो कंप्लीट हो गए। तो लेट्स स्टार्ट विद द न्यूमेरिकल। तो न्यूमेरिकल देखते हैं पहला हमारा। सपोजिंग इनिशियल प्राइस ऑफ आइसक्रीम इज ₹4 पर कप एंड इनिशियल डिमांड फॉर द आइसक्रीम इज 1 कप ओनली। इफ द प्राइस ऑफ आइसक्रीम फॉल्स टू 2 पर कप, द डिमांड इंक्रीजेस टू 4 cups. फाइंड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड यूजिंग परसेंटेज मेथड। ओके, फॉर्मूला देखते हैं। इसको करने से पहले ना एक काम देखो, आपने एक ना बेसिक सा टेबल बना लेना है। ये टेबल बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इस टेबल बनाने के बाद आपको ना एक आइडिया हो जाएगा कि यार मेरे लिए ना चीजें बहुत ज्यादा सिंप्लीफाई होगी। जैसे यहाँ पे प्राइस लिख लो और यहाँ पे क्वांटिटी डिमांडेड लिख लो। पहले P लिख लो और उसके बाद P1 लिख लो। P मैंने आपको क्या बताया था, P बताया था इनिशियल प्राइस, और P1 क्या बताया था, वो बताया था न्यू प्राइस। और क्वांटिटी के केस में Q जो है वो क्या होगी आपकी इनिशियल क्वांटिटी, और Q1 क्या होगी आपकी न्यू क्वांटिटी। ओके, अब प्राइस पहले देखो कितना है, जो इनिशियल हो गया वो पहले ही लिखा होगा। ओके, तो सपोजिंग प्राइस ऑफ आइसक्रीम इज ₹4 पर कप, तो ₹4 का कप है, तो इनिशियल डिमांड आइसक्रीम की कितनी है, 1 कप की है। इजी। अब अगर प्राइस आइसक्रीम का फॉल होके ₹2 हो गया, ये वर्ड ध्यान रखना, फॉल्स टू 2,
मतलब कहां तक पहुंच गया, 2 रुपए तक पहुंच गया। अगर यहाँ पे लिखा होता फॉल्स बाय 1 तो वो 1 रुपए से कम हुआ था। सो 2 और बाय का सिनेरियो ध्यान में रखना। तो 2 रुपए हो गया प्राइस, तो उसकी वजह से जो क्वांटिटी है वो 4 कप्स तक पहुंच गई, इंक्रीजेस टू 4 कप्स। फाइंड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, हमने जो मेथड अभी किया उसके बेसिस पे। तो उसको करने के लिए सबसे पहले ना आप एक काम करो, आप डेल्टा पी का वैल्यू निकाल लो। एक हमें चाहिए डेल्टा पी का वैल्यू। तो डेल्टा पी का वैल्यू आपको क्या बताया था, इट्स P1 माइनस पी। तो P1 का वैल्यू क्या है मेरे पास 2 और P का वैल्यू क्या है 4, तो ये आ जाएगा -2। और इसी तरह डेल्टा Q का भी वैल्यू निकाल लो, इट इज Q1 माइनस Q। Q1 का वैल्यू 4 है और Q का वैल्यू क्या है मेरे पास 2 है, तो मेरे पास क्या आ गया यहाँ पे 2 आ गया। ये निकालना जरूरी है। अब उसके बाद फॉर्मूला देखिए, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज नेगेटिव डेल्टा Q ओवर Q इंटू P अपॉन डेल्टा P। अब डेल्टा Q का वैल्यू क्या निकाला मैंने, इट्स 2 और Q का वैल्यू क्या है, Q का वैल्यू 1 है, मल्टीप्लाइड बाय P का वैल्यू क्या है 4, ये लिखा हुआ है आपके सामने। सारी चीजें लिखी लिखी आ जाएंगी आपके पास जब आप सॉल्व करना शुरू करोगे। डेल्टा P का वैल्यू कितना है -2 है। ओके, अब ये देखो माइनस से माइनस कैंसिल कर दिया, 2 1 2 1, तो मेरा आंसर कितना आ गया 4 आ गया। नाउ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कितना आया 4 आया एंड इट इज ग्रेटर देन 1, तो ये कौन सी डिमांड आ गई, इलास्टिक डिमांड आ गई। अब ये माइनस साइन क्यों लगाया, देखो माइनस साइन प्रीफिक्स में इसलिए लगाया बिकॉज जो प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड है उसके बीच में इनवर्स रिलेशनशिप है। और साथ में मैं आपको एक बात बताऊं, जब हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फाइंड आउट करते हैं तो हम ना जो इलास्टिसिटी है उसमें नेगेटिव साइन को अवॉइड करते हैं, हम इसको पॉजिटिव में निकालते हैं। बट हाँ, इसका एक और सिनेरियो आएगा, वो मैं आपको अगले क्वेश्चन में बताऊंगा कि कई बारी बुक्स में आपको क्वेश्चन दिया होता है जिसमें इलास्टिसिटी नेगेटिव में दी होती है एंड देन हमें कोई मिसिंग वैल्यू निकालनी होती है, उसके बारे में भी बताऊंगा, टेंशन मत लो। नाउ नेक्स्ट देखते हैं, व्हेन प्राइस ऑफ द कमोडिटी इंक्रीजेस बाय 25% इट्स क्वांटिटी डिमांडेड रिड्यूसेस बाय 50%। जब प्राइस कमोडिटी का 25% से इंक्रीज हो रहा है तो क्वांटिटी डिमांडेड 50% से रिड्यूस हो रही है। अब इसमें ये वाला फॉर्मूला लगेगा, दैट इज इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू नेगेटिव percentage change in quantity demanded over percentage change in price। अब देखो, अगर मान लो प्राइस कमोडिटी का 25% से इंक्रीज हो रहा है तो परसेंटेज चेंज इन प्राइस कितना हो गया 25% इंक्रीज हो रहा है, तो मैंने प्लस का साइन ऐसा लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं होती। तो क्वांटिटी डिमांडेड हमारा 50% से रिड्यूस हो रहा है, तो अगर 50% से रिड्यूस हो रहा है तो -50%, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, सो ये हमारा आ गया इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड किसके बराबर आ गया 2 के बराबर आ गया। तो इसका आंसर भी क्या आ गया, इलास्टिक डिमांड आ गया। ओके, नेक्स्ट वन देखते हैं, व्हेन प्राइस ऑफ द कमोडिटी इंक्रीजेस फ्रॉम 10 रुपी पर यूनिट टू 20 रुपी पर यूनिट इट्स क्वांटिटी डिमांडेड रिड्यूसेस बाय 40%। अब ये देखो, ये जो टाइप आ गई ना, इसमें आपको एब्सोल्यूट वैल्यूज भी दी हैं, एब्सोल्यूट मतलब आपको नंबर्स में वैल्यू दे दी और आपको साथ साथ परसेंटेज में भी वैल्यू दे दी, मतलब दोनों तरह की टाइप्स आ गई। पहला हमने क्वेश्चन किया जिसमें सिर्फ एब्सोल्यूट थी, दूसरा क्वेश्चन किया जिसमें परसेंटेज वैल्यू थी, और तीसरे क्वेश्चन में हमारे पास मिक्सचर सा आ गया। फॉर्मूला हमारे पास यही है, माइनस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल्स टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ओवर परसेंटेज चेंज इन प्राइस, राइट। मेरे पास अब कौन सी वैल्यू गिवन है, मेरे पास क्वांटिटी डिमांडेड दी है, वो रिड्यूस की है कितने परसेंट से 40% से। तो मैं अगर क्वांटिटी डिमांडेड को रिड्यूस कर रहा हूं तो क्वांटिटी डिमांडेड कितनी होगी -40% होगी। यहां तक क्लियर हुआ। अब देखो कि जो प्राइस है कमोडिटी का, प्राइस कितना है पहला 10 रुपए, और जो नया प्राइस है P1 कितना है, वो कितना है 20 रुपए। मेरे पास ये भी वैल्यू दी हुई है, क्या मैं इससे परसेंटेज चेंज इन प्राइस निकाल सकता हूं? यस, आई कैन फाइंड इट आउट। तो परसेंटेज चेंज इन प्राइस का फॉर्मूला क्या है, परसेंटेज चेंज इन प्राइस का मेरे पास क्या फॉर्मूला था, वो फॉर्मूला था मेरे पास डेल्टा P अपॉन P इंटू 100, यही फॉर्मूला था। मेरे को चाहिए डेल्टा P का वैल्यू, तो डेल्टा P का वैल्यू निकालने के लिए P1 माइनस P, तो P1 का वैल्यू कितना है
20 और P का वैल्यू कितना है 10, तो मेरे पास डेल्टा P का वैल्यू कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। अब मेरे को अगर मान लो इसमें वैल्यूज पुट करनी है तो डेल्टा P का वैल्यू 10 आ गया, P का वैल्यू भी कितना है 10 आ गया और इंटू 100 कर दो, तो कितना परसेंट चेंज हो गया 100% क्या हो गया चेंज हो गया, मतलब 100% इंक्रीज हो गया। अब 100% इंक्रीज होता है, यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं 100% लिखूंगा, माइनस से माइनस कैंसिल, जीरो से जीरो कैंसिल, तो मेरे पास जो आंसर है वो क्या आ जाएगा 0.4। अब जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो क्या आ रही है लेस देन 1 आ रही है, तो इसकी जो डिग्री है वो क्या बन जाएगी इन इलास्टिक बन जाएगी। अब देखो जो मैंने आपको पहले वाले में कराया था कि परसेंटेज मेथड में ये सारी चीजें होती है, वो सारी चीजें अगर आपके ध्यान में रहेंगी तो आपके आंसर्स बहुत इजीली निकलेंगे। नेक्स्ट वन देखते हैं, अ कंज्यूमर स्पेंड्स ₹100 ऑन अ गुड प्राइस एट ₹4 पर यूनिट। तो इसको पहले टेबल फॉर्मेट में कर लेते हैं, थोड़ा सा आसान रहेगा हमारे लिए। तो प्राइस, यहां पे आपको ना टोटल एक्सपेंडिचर वाला क्वेश्चन है कि जब आपको टोटल एक्सपेंडिचर दिया हो देन आपने क्या निकालनी है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकालनी है। तो यहाँ पे टोटल एक्सपेंडिचर मेंशन कर रहा हूं और यहाँ पे क्या है क्वांटिटी डिमांडेड। अगर मान लो सपोज प्राइस कमोडिटी का ₹4 पर यूनिट है, मतलब P कितना है ₹4 है, तो बंदा जो है वो ₹100 खत्म कर रहा है, अपने ₹100 खर्च कर रहा है, तो टोटल एक्सपेंडिचर कितना हो गया 100 हो गया। When its price falls by 25%, मतलब जो P1 है वो 25% से डिक्रीज हो गया। देखो सिंपल है, अगर पहला प्राइस 4 था और दूसरा 25% से डिक्रीज हो गया, दैट मींस इट विल बी -25% ऑफ 4, तो 4 -25% ऑफ 4 विल बी 1, सो यहाँ पे वैल्यू कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, तो P1 कितना हो गया 3 हो गया। अब ₹75 स्पेंड कर ऑन द गुड्स, कैलकुलेट प्राइस which method percentage method। तो अब देखते हैं इसमें, now elasticity of demand is equals to delta Q over Q into P upon delta P। इसमें मैं सिंपली ना परसेंटेज वाला मेथड भी लगा के कर सकता हूँ सॉल्व, दोनों तरीकों से किया जा सकता है। मैं इस तरीके से करूंगा, आपके लिए क्वेश्चन है कि आप उस तरीके से भी सॉल्व करो जिसमें मैं दूसरा फॉर्मूला यूज कर पाऊंगा। तो अब मेरे को क्या क्या चाहिए ना, मेरे पास देखो Q का कोई वैल्यू है, मेरे पास P के वैल्यू अवेलेबल है, तो जैसे मैं P का वैल्यू लिख देता हूँ, P का वैल्यू 4 है और डेल्टा P का वैल्यू मेरा कितना आ जाएगा, डेल्टा P इज इक्वल्स टू P1 माइनस P, तो 3 माइनस 4 कितना वैल्यू कम हुआ ₹1 से कम हुआ, तो -1 आ गया। ना मेरे पास Q है ना मेरे पास डेल्टा Q है, तो उसका वैल्यू निकालना पड़ेगा। अब क्वांटिटी निकालने के लिए व्हाट आई विल डू, यहाँ पे देखो now quantity demanded will be equals to total expenditure upon price। तो अगर मैं 100 डिवाइडेड बाय 4 करूं तो मेरे पास इनिशियल क्वांटिटी आ जाएगी, दैट विल बी 100, दैट विल बी 25, तो 100 डिवाइडेड बाय 4 विल बी 25। और अगर मेरे को Q1 का वैल्यू निकालना है तो Q1 का वैल्यू निकालने के लिए मेरे को क्या करना है 75 डिवाइडेड बाय 3 करना है, तो ये भी कितना आ जाएगा मेरे पास 25 आ जाएगा। मतलब क्वांटिटी में कोई भी चेंज नहीं आ रहा, उसने बंदे ने एक्सपेंडिचर कम कर दिया, 75 बाय 3, 3 2 6 1 3 5 25 आ गया। तो अगर मेरे को यहाँ पे डेल्टा Q का वैल्यू निकालूं, इट विल बी Q1 माइनस Q, राइट। तो Q1 मेरे पास कितना है 25 है और Q कितना है वो भी मेरे पास कितना है 25 है, तो यहाँ पे कितना वैल्यू आ गया डेल्टा Q का 0। तो अगर मैं डेल्टा Q का वैल्यू लिखूं तो ये 0 आ गया मेरे पास, और Q का वैल्यू लिखूं वो कितना आ गया 25। जब भी इसको सॉल्व करूंगा तो व्हाट आई विल गेट, ये माइनस से माइनस कैंसिल कर दो, सो 0 डिवाइडेड बाय 25, आंसर विल बी 0। तो ये कौन सी डिग्री बन गई, परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड बन गई, मतलब जिसमें प्राइस के बढ़ने या कम होने से डिमांड पे कुछ भी फर्क हमारे नहीं पड़ रहा। ओके, अब जो लास्ट क्वेश्चन है हमारा परसेंटेज मेथड का, देखो मैंने सारे तरह के न्यूमेरिकल्स आपको करा दिया, एक तरह का न्यूमेरिकल नहीं हमने किया, सभी तरह के न्यूमेरिकल करा दिया। नाउ इसमें क्या है हमारा मिसिंग वैल्यू है। अब मिसिंग वैल्यू को किस तरह से हमने सॉल्व करना है, तो अगेन फिर से टेबल तो बनाना ही बनाना है, टेबल कभी नहीं छोड़ना हमने, टेबल आपने बनाना ही बनाना है। तो यहाँ पे क्या लिखोगे प्राइस और यहाँ पे क्या लिखोगे क्वांटिटी डिमांडेड, P P1 Q एंड Q1। तो पहले देखो
अ कंज्यूमर बाय 18 यूनिट्स ऑफ अ गुड एट अ प्राइस ऑफ 9 पर यूनिट। मतलब जब 9 रुपए प्राइस था तो कंज्यूमर कितने यूनिट्स परचेज कर रहा था? 18 यूनिट्स परचेज कर रहा था। नाउ द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर गुड इज -1। मैंने आपको बताया था ना, देखो कई बार ना हम वैसे प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जब डिग्री निकालते हैं तो हम नेगेटिव साइड को इग्नोर करते हैं, पर इसमें हमें नेगेटिव साइड में दे दिया। अब हमें बताओ ये क्या दिया हुआ वैल्यू? ये हमें इलास्टिसिटी का वैल्यू दिया है, ये हमें इलास्टिसिटी का वैल्यू दिया है -1। अब आगे हमने क्या करना है, दैट इज द क्वेश्चन। ओके, नाउ हाउ मेनी यूनिट्स द कंज्यूमर विल बाय एट अ प्राइस ऑफ 10 पर यूनिट। अगर मान लो 10 रुपए प्राइस हो गया तो वो कितनी क्वांटिटी परचेज करेगा? दैट मीन हमारे पास मिसिंग वैल्यू वाला क्वेश्चन आ गया। ओके, डिग्री इलास्टिसिटी की हमें दी हुई है। अब फॉर्मूला क्या है? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल्स टू माइनस डेल्टा क्यू ओवर क्यू इंटू पी अपॉन डेल्टा पी। दिस इज आवर फॉर्मूला। ओके, मेरे पास क्या मैं डेल्टा पी का वैल्यू निकाल सकता हूं? यस, P1 माइनस पी, बिकॉज मेरे पास दोनों वैल्यूज गिवन है। P1 कितना है मेरे पास? 10 है, और P का वैल्यू कितना है मेरे पास? वो 9 है। तो कितना वैल्यू आ जाएगा? 1 आ जाएगा। ओके, अब यहाँ पे अगर मैं वैल्यूज पुट करूं, इलास्टिसिटी मेरे पास माइनस में 1 दी हुई है। जब भी आपको इलास्टिसिटी का वैल्यू माइनस में दे दे तो ये जो फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले में आपने नेगेटिव साइन को इग्नोर करना है, बिकॉज हमने इस साइड पे नेगेटिव साइन जो है वो कंसीडर कर लिया। नाउ दिस इज फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलेशन ऑफ न्यूमेरिकल्स। तो न्यूमेरिकल के पर्पस के लिए आपने इस साइड पे जो हमने प्रीफिक्स करते थे न्यूमेरिकल में अपने फॉर्मूला में नेगेटिव साइन को, अवॉइड दैट नेगेटिव साइन, अदरवाइज आपका आंसर गलत आएगा। फिर आप कहोगे कि सर ने तो नेगेटिव साइन मना कर लगाने को कहा था, हमने लगाया तो हमारा आंसर आ गया। तो जब भी इलास्टिसिटी आपको नेगेटिव में दी हो तब इस साइड पे जो फॉर्मूला में जो नेगेटिव साइन है वो नहीं करना बिल्कुल भी कंसीडर। अब क्या हो जाएगा? ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा डेल्टा क्यू ओवर क्यू इंटू पी अपॉन डेल्टा पी। अब मेरे पास जो वैल्यूज है मैं वो देखता हूँ क्या क्या वैल्यूज है। तो -1 विल बी इक्वल्स टू डेल्टा क्यू का वैल्यू तो है नहीं मेरे पास, तो मैं इसको ना डेल्टा क्यू एज इट इज लिख देता हूँ। क्यू का वैल्यू है, क्यू का वैल्यू कितना है? 18 है। पी का वैल्यू कितना है मेरे पास? 9 है। और डेल्टा पी का वैल्यू कितना है मेरे पास? वो 1 निकल रहा है। ओके, अब ये देखो 9 1 जा 9, 9 2 जा 18। तो ये हो गया सॉल्व हमारे पास। अगर मैं 2 को यहाँ पे क्रॉस करूं, -1 इंटू 2 इट विल बी डेल्टा क्यू। तो डेल्टा क्यू का वैल्यू कितना आ गया? -2 निकल के आ गया मेरे पास डेल्टा क्यू का वैल्यू। अब मेरे पास डेल्टा क्यू है, क्यू का वैल्यू है, तो क्या मैं ये फॉर्मूला लगा के दैट इज डेल्टा क्यू इज इक्वल्स टू Q1 माइनस क्यू, तो मैं क्या Q1 का वैल्यू निकाल सकता हूँ? बिल्कुल निकल सकता है। अब -2 विल बी Q1 माइनस 18। अब अगर मैं माइनस को इस साइड ले लूं 18 को, इट विल बी +18 एंड Q1, तो यहाँ पे 16 आ जाएगा मेरे पास किसका वैल्यू? Q1 का वैल्यू। ओके, तो जैसे ही प्राइस बढ़ा तो क्वांटिटी जो 18 थी वो कितनी रहेगी? 16 रहेगी। ये कम आनी चाहिए क्वांटिटी, देन आपका आंसर सही है, क्योंकि इलास्टिसिटी हमें गिवन है कुछ ना कुछ। क्लियर हो गया? तो ये बहुत ही जो डिफरेंट तरह के हमारे न्यूमेरिकल से हमने क्या कर दिए? खत्म कर दिए। नेक्स्ट देखते हैं टोटल एक्सपेंडिचर मेथड। देखो टोटल एक्सपेंडिचर मेथड जो था प्रोफेसर मार्शल ने दिया था, जिससे हमें जो टोटल एक्सपेंडिचर का डायरेक्शन है वो पता लगता है, और उससे हमें इलास्टिसिटी के बारे में पता लगता है कि डिमांड की इलास्टिसिटी क्या आने वाली है। अब उसके लिए ना एक बेसिक सा टेबल बनाएंगे, बहुत आसान सा टेबल है और उसको क्रैप करने की भी रिक्वायरमेंट नहीं है। देखो उल्टी गिनती करो, 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1, और सीधी गिनती कर लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। उल्टा रिलेशन ही बनाया ना हमने। अगर प्राइस मान लो कम हो रहा है तो क्वांटिटी क्या हो रही है? बढ़ रही है हमारी। अब टोटल एक्सपेंडिचर निकालने के लिए मैं प्राइस और क्वांटिटी को क्या कर दूंगा? मल्टीप्लाई कर दूंगा। सो 10 9 into 8 will be 18, 8 into 3 will be 24, 7 into 4 will be 28, 6 into 5 will be 30, 5 into 6 will be 30, 4 into 7 will be 28, 3 into 8 will be 24, 2 into 9 will be 18 and last is आपका क्या आ जाएगा? 10 आ जाएगा। अब मेरे को डिग्रीज निकालनी है। देखो जो पहली डिग्री है वो क्या होगी? आपकी इलास्टिक, इट विल बी इलास्टिक डिमांड। दूसरी आपकी होगी
यूनिट इलास्टिक, और तीसरी आपकी क्या होगी, इन इलास्टिक। ये तो लिख लिया, पर ये होगी क्यों ऐसे? अब इसमें क्या लॉजिक हमने लगाना है, क्या चीज याद रखनी है? देखो, जब कमोडिटी का प्राइस कम होता है, अगर कमोडिटी का प्राइस कम हो रहा है पर फिर भी हमारा जो टोटल एक्सपेंडिचर है वो क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है। प्राइस कम हो रहा है पर फिर भी टोटल एक्सपेंडिचर हमारा क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो उस केस में जो डिग्री है वो क्या बनती है, इलास्टिक डिमांड बनती है। फर्स्ट पॉइंट। सेकंड, प्राइस चेंज हो, चाहे कम हो चाहे बढ़े, टोटल एक्सपेंडिचर हमारा कांस्टेंट रहता है। तो अगर मान लो सपोज प्राइस में चेंजेस आ रहे हैं, प्राइस कम हो रहा है या प्राइस बढ़ रहा है, पर टोटल एक्सपेंडिचर हमारा सेम रह रहा है, तो उस केस को कहेंगे हम यूनिट इलास्टिक डिमांड। ओके। और तीसरा सिनेरियो देखो, अगर प्राइस कम हो रहा है, अगर प्राइस हमारा डाउन हो गया, ये देखो 4 3 2 1, तो उसकी वजह से हमारा टोटल एक्सपेंडिचर भी क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। तो अगर प्राइस कम हो रहा है तो टोटल एक्सपेंडिचर भी हमारा क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो इस सिनेरियो को हम कहेंगे इन इलास्टिक डिमांड। तो इलास्टिक के केस में इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड विल बी ग्रेटर देन 1, यूनिट इलास्टिक में इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड विल बी इक्वल टू 1, और इन इलास्टिक में इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड विल बी लेस देन 1। तो ये हमारा टोटल एक्सपेंडिचर मेथड है, बड़ा आसान मेथड है। अगर आप इस वाले फॉर्मेट को ध्यान से याद कर लो, तो इतनी ज्यादा इसको ना क्रैम करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो ये तो बहुत सिंपल सा है, उल्टी गिनती, सीधी गिनती, मल्टीप्लिकेशन एंड देन रिजल्ट। अब इसका अगर डायग्राम देखें, आसान सा डायग्राम है। तो डायग्राम में पहले देखते हैं, यहाँ पे आपके क्वांटिटी डिमांडेड ऑन एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे आपके क्या आ जाएगा, इट विल बी प्राइस। ओके, ये डायग्राम है। अगर यहाँ पे क्वांटिटी की जगह पे टोटल एक्सपेंडिचर ले, दैट विल बी मच बेटर। ओके, तो वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस, पॉइंट ऑफ ओरिजिन, यहाँ पे मार्किंग कर लो P, P1, P2 एंड P3, और यहाँ पे मार्किंग कर लो A, B, C एंड D। अब एक चीज देखो, यहाँ पे समझो, अगर मान लो प्राइस कम हो रहा है, यहाँ पे देखो P3 से P2 पे जा रहा है, ओके, तो हमारा टोटल एक्सपेंडिचर A से कहां पे जा रहा है, B पे जा रहा है। तो टोटल एक्सपेंडिचर हमारा क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। यहाँ पे चेक करो, अगर प्राइस हमारा डिक्रीज हो रहा है तो टोटल एक्सपेंडिचर हमारा क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। प्राइस के डिक्रीज होने से टोटल एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है, तो ये कौन सी डिमांड हो जाएगी, ये हो जाएगी इलास्टिक डिमांड। उसके बाद प्राइस P2 से P1 गया, मतलब प्राइस कम हुआ, या P1 से P2 गया, तब भी हमारा जो टोटल एक्सपेंडिचर है वो क्या रह रहा है, कांस्टेंट रह रहा है, B से C पे, मतलब सेम लाइन पे है, सेम है, तो इट विल बी यूनिट इलास्टिक डिमांड। और अगर मैं तीसरी बात करूं, अगर प्राइस यहाँ पे कम हुआ, P1 से P पे रह गया, तो हमारा टोटल एक्सपेंडिचर C से D पे आ रहा है, मतलब टोटल एक्सपेंडिचर हमारा रिड्यूस कर रहा है प्राइस के कम होने से, तो इसको कहेंगे हम इन इलास्टिक डिमांड। दिस इज व्हाट द टोटल एक्सपेंडिचर मेथड इज। उसके बाद आप लोग जो है इसका एक्सप्लेनेशन कर सकते हो। यहाँ पे ध्यान रखना, यहाँ पे गलती से क्वांटिटी डिमांडेड लिखा गया था, यहाँ पे आपने टोटल एक्सपेंडिचर को मेंशन करना है, वहां पे आपने प्राइस को ही मेंशन करना है। सो ये होगा टोटल एक्सपेंडिचर मेथड। नाउ द डिग्रीज, डिग्रीज पे वापस आते हैं। अब डिग्रीज हमने इनकी ना डायग्राम समझनी है, इन इलास्टिक, इलास्टिक, यूनिट इलास्टिक, परफेक्टली इन इलास्टिक एंड परफेक्टली इलास्टिक, और इनके साथ में हमें कुछ ना कुछ एग्जांपल्स भी पता होने चाहिए। तो सबसे पहले देखते हैं इन इलास्टिक डिमांड, बहुत ही रियलिस्टिक है। डायग्राम देखते हैं, पॉइंट ऑफ ओरिजिन एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ऑन वाई एक्सिस वी हैव प्राइस, ऑन एक्स एक्सिस वी हैव क्वांटिटी डिमांडेड। अगर मान लो पहले प्राइस इतना है, दैट इज ओपी, अगर प्राइस बढ़ गया तो क्वांटिटी डिमांडेड पे कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला। प्राइस बढ़ा, क्वांटिटी डिमांडेड कम जरूर होगी पर ज्यादा फर्क नहीं है। ये देखो, ये आपका डिग्री बन गया। अगर मैं डिफाइन करूं, इसमें क्या होता है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इज लेस देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस।
क्वांटिटी डिमांडेड में ज्यादा कमी नहीं आने वाली प्राइस के बढ़ने से या प्राइस के कम होने से। इसको क्या कहेंगे हम? इन इलास्टिक डिमांड कहेंगे। सो फर्स्ट वन इज इन इलास्टिक डिमांड। और इस पे आप जो डिमांड कर्व है वो देखो कौन सा स्लोप है, वो स्टीप सा स्लोप है, मतलब ढलान सी बनी हुई है। और अगर मैं एक एग्जांपल दूं गुड्स, तो गुड्स नेसेसरी गुड्स होते हैं। लेट्स से टमाटो का एग्जांपल लेते हैं। आजकल मॉनसून सीजन में टमाटो का रेट बढ़ा हुआ है, बट फिर भी हम लोग जो है वो टमाटो को कंज्यूम कर रहे हैं। क्यों? बिकॉज सब्जियों में डलता है, प्योरीज बनानी होती है टमाटोस की। प्राइस उसका बढ़ गया, प्राइस काफी ज्यादा बढ़ गया, बट डिमांड पे हमारा इतना ज्यादा इम्पैक्ट नहीं हुआ। डिमांड हमारी ऑल्दो कम हुई है, बट इतनी ज्यादा कम नहीं हुई, बिकॉज वो डेली नीड के गुड्स है हमारे लिए। हमने डेली बेसिस पे उसको यूज करना है, और अगर डेली बेसिस पे किसी चीज को यूज करना है, एट द एंड ऑफ द डे उसकी डिमांड पे कुछ ज्यादा इफेक्ट नहीं होने वाला। और भी बहुत सारी चीजें होती है, जैसे सॉल्ट होता है, तो सॉल्ट का भी जो डिमांड है वो क्या है? इन इलास्टिक है। ओके, अगर उसका रेट बढ़ जाएगा तो हमारी क्वांटिटी पे कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला। मान लो थोड़ी बहुत ही कम होगी, पर ज्यादा फर्क नहीं पड़ना। तो ये इन इलास्टिक डिमांड है। उसके बाद इलास्टिक डिमांड देखते हैं। तो इलास्टिक डिमांड बेसिकली इसमें क्या होगा? एक्स एक्सिस वाई एक्सिस वही फॉर्मेट सेम है, प्राइस क्वांटिटी डिमांडेड। अब मान लो सपोज ये प्राइस है, अगर प्राइस थोड़ा सा कम हुआ तो क्वांटिटी हमारी काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। तो दिस इज पी, दिस इज P0, दिस इज Q एंड दिस इज Q1। देखो प्राइस के कम होने से हमारी क्वांटिटी में ज्यादा क्या हुआ? इंक्रीज हुआ। तो यहाँ पे मैच करना है इसको। ओके, और अगर आप इसका स्लोप देखो तो ये स्लोप कौन सा है? ये फ्लैट स्लोप है। और ये फ्लैट स्लोप कब आता है? कौन से गुड्स के केस में आता है? ये आता है लग्जरी गुड्स के केस में। अब ऐसा क्यों? अब एप्पल है, एप्पल का फोन है, एप्पल का फोन ऑब्वियसली बात है लग्जरियस फोन है इंडियंस के लिए। और अगर मान लो उसका थोड़ा सा भी प्राइस कम हो जाए, थोड़ा सा भी, तो उसकी डिमांड काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। लोग कहेंगे यार एप्पल का रेट जो है वो कम हो गया, खरीद लो जितना खरीद सकते हो। तो उसकी डिमांड पे बहुत ज्यादा चेंज आएगा। दैट मीन्स परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, यहाँ पे देखो कितना गैप है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इज ग्रेटर देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ज्यादा है यहाँ पे गैप कितना है? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड का ज्यादा, परसेंटेज चेंज इन प्राइस का गैप क्या है? कम है। सो इट विल बी ग्रेटर। इस केस में क्या था? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इज लेस देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ओके, गुड्स कौन से है इसमें? लग्जरी गुड्स है। यहाँ पे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो किसके बराबर होती है? ग्रेटर देन 1, वहां पे लेस देन 1 होती है। थर्ड वन इज यूनिट इलास्टिक। अब यूनिट इलास्टिक के केस में क्या होगा? मान लो दिस इज इनिशियल प्राइस एंड दिस इज इनिशियल क्वांटिटी। प्राइस कम हो गया, जितने से प्राइस कम हुआ है उतने से ही क्वांटिटी आपकी क्या होगी? बढ़ेगी। जितने से प्राइस कम हुआ है उतने से ही क्वांटिटी आपकी क्या होगी? बढ़ेगी। मतलब परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इज कंप्लीटली इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस। मतलब अगर जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो 10% से बढ़ रही है, तो प्राइस कितने परसेंट से कम हुआ होगा? 10% से कम हुआ होगा। दिस इज द थिंग। और यहाँ पे जो आपका डिमांड कर्व है, इट विल बी लाइक दिस, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला डिमांड कर्व बनेगा। और कौन से गुड्स के केसेस में होता है? जो मॉडरेटली प्राइस गुड्स होते हैं ना, जैसे सेल वगैरह पे लगते हैं। जैसे मान लो 10% से प्राइस कम हुआ तो डिमांड भी 10% से बढ़ गई, तो उस केस में जो हमने यूनिट इलास्टिक डिमांड का सिनेरियो देखते हैं। इलास्टिसिटी इज इक्वल टू 1, हम ऑलरेडी कर चुके हैं। देन नेक्स्ट वन आता है परफेक्टली इन इलास्टिक। अब परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड, इसमें क्या देखना है हमने? अगर मान लो सपोज प्राइस में चेंज आता है, मान लो 10 से 20, 20 से 30 हुआ, तो क्वांटिटी डिमांडेड में कोई भी फर्क नहीं आने वाला। 100, फिर से 100, फिर से 100। मतलब जो आपकी क्वांटिटी डिमांडेड है, ये जो एक्स एक्सिस पे हम बना रहे हैं, और प्राइस जो है जो हम वाई एक्सिस पे बना रहे हैं, तो क्वांटिटी डिमांडेड विल बी पैरेलल टू वाई एक्सिस। तो चाहे 10 प्राइस है, चाहे 20 प्राइस है, चाहे 30 प्राइस है, तो चाहे 10 प्राइस है, चाहे 20 प्राइस है, चाहे 30 प्राइस है, क्वांटिटी आपकी कितनी रहने वाली है? वो 100 ही रहने वाली है। कोई भी फर्क नहीं आया। ऐसे कौन से गुड्स है जिसमें प्राइस बढ़ने से क्वांटिटी पे कोई भी फर्क नहीं पड़ता? सो दीज आर लाइफ सेविंग ड्रग्स। लाइफ सेविंग ड्रग्स जैसे अब जिनको मान लो टाइप ए शुगर है, डायबिटीज है, तो उनको इंसुलिन चाहिए। इंसुलिन का रेट
चाहे बढ़े चाहे कम हो, उनकी डिमांड पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, बिकॉज उनको यूज करना ही करना है। ऐसे बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट जो लाइफ सेविंग मेडिसिन है उनकी डिमांड पे कुछ फर्क नहीं पड़ता, तो इसलिए वो परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड होती है, चाहे उनका प्राइसेस बढ़ जाए चाहे उनका प्राइसेस कम हो जाए। यार जब जिस बंदे ने मेडिसिन कंज्यूम करनी है वो करनी है, वो क्यों डिमांड को अपनी खत्म करेगा। तो यहाँ पे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड किसके बराबर होती है, 0 के बराबर होती है। और फिर लास्ट में हमारे पास परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। अब इस केस में क्या होगा, देखो यहाँ पे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या हो जाएगी, इट विल बी पैरेलल, I'm again repeating, it will be parallel to which axis, to x axis। यहाँ पे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या आएगी, इक्वल टू इंफिनिटी। मतलब एक पर्टिकुलर प्राइस पे ये जो ओपी प्राइस दिया है, जो कंज्यूमर है वो इनफाइनाइट डिमांड कर सकता है, इनफाइनाइट डिमांड कर सकता है, यार उसकी मर्जी है जितनी मर्जी डिमांड करे। पर अगर थोड़ा सा भी स्लाइड चेंज आ गया प्राइस में, हल्का सा भी, मान लो सपोज प्राइस बढ़ के ओपी 1 हो गया, तो उसकी डिमांड बिल्कुल क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। रियलिटी में ये वैसे चलता नहीं है। अब अगर इसका एग्जांपल बताऊं मैं, अगर मान लो सपोज एक फार्मर है, वो 20 रुपए केजी की वीट बेच रहा है, और अगर मान लो सपोज उस फार्मर ने थोड़ा सा रेट भी बढ़ा दिया, 20.10 रुपए पर केजी कर दिया, तो जो कंज्यूमर होंगे इस प्राइस पे तो इनफाइनाइट डिमांड कर रहे थे, जितनी मर्जी डिमांड करते रहे, पर जैसे उसने थोड़ा सा, देखो प्राइस कितना बढ़ा दिया, 0.10 पैसा, 0.10 पैसा बढ़ाया, तो भाई लोग ना बिल्कुल 0 डिमांड कर रहे हैं, वो कहेंगे हम किसी और फार्मर से खरीद लेंगे। तो इस तरह की डिमांड है और रेयरली यूज होती है, रियल वर्ल्ड में इसका यूजेज बहुत कम है, क्योंकि इसको प्रिडिक्ट करना सबसे ज्यादा मुश्किल है। बाकी डिमांड्स को हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं, बट इसको प्रिडिक्शन करना बहुत ज्यादा मुश्किल है, इस वजह से हम हार्डली इस डिमांड को यूज करते हैं। तो ये हमारे हो गए सारे के सारे इलास्टिसिटीज। नाउ फैक्टर्स अफेक्टिंग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, कौन कौन से फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं। देखो कमोडिटी का खुद का नेचर बहुत इम्पैक्ट करता है। अगर मान लो नेसेसरी आइटम्स है, जैसे टमाटो हो गया, लाइफ सेविंग ड्रग्स हो गए, तो उनका डिमांड क्या हो जाएगा, इनइलास्टिक हो जाएगा। लग्जरियस के केस में डिमांड क्या होगा, इलास्टिक होगा, पर डिमांड हाई इलास्टिक होगा, हाईली इलास्टिक। वेरएस कंफर्ट गुड्स के केस में जो डिमांड है वो क्या हो जाएगा, इलास्टिक, बट एज कंपेयर टू लग्जरी इसका डिमांड क्या होगा, थोड़ा सा लो इलास्टिक डिमांड होगा। अब लग्जरियस में आ गया आपके पास हाई एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, ब्रांडेड क्लोथ्स वगैरह, तो वो सारे लग्जरियस में आ जाएंगे। कंफर्ट में आपके पास आ जाएंगे तो बेसिक मॉडरेट प्राइस के गुड्स होते हैं। जैसे कंफर्ट के लिए हमें क्या चाहिए, घर में बेड चाहिए, फैन चाहिए, कूलर चाहिए, तो गुड्स होते हैं, कंफर्ट के गुड्स होते हैं। अवेलेबल सब्स्टिट्यूट, मतलब कमोडिटी का सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है, तो उसकी डिमांड क्या हो जाएगी, इलास्टिक हो जाएगी। मतलब अगर मान लो सपोज एक का प्राइस बढ़ेगा तो कस्टमर जल्दी से दूसरी की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, तो इलास्टिक मतलब खींच देना, तो बहुत जल्दी से क्या हो गया, उसकी तरफ शिफ्ट हो गया। जैसे मान लो कोक का प्राइस बढ़ा तो कस्टमर कहां पे शिफ्ट हो जाएगा, कस्टमर कहेगा मेरे को पेप्सी खरीदनी है, मेरे पास ऑप्शन अवेलेबल है। पर अगर मान लो किसी कमोडिटी का सब्स्टिट्यूट अवेलेबल ना हो तो उसकी डिमांड क्या होती है, इनइलास्टिक होती है। जैसे ही इंसुलिन के इंजेक्शन है जो कि डायबिटिक पेशेंट्स को दिए जाते हैं, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है इसके अलावा। अगर उसको टाइप 8 डायबिटीज है तो उनको इंसुलिन के इंजेक्शंस लगने ही लगने हैं, तो डिमांड को कुछ ज्यादा चेंज नहीं कर सकते इरिस्पेक्टिव ऑफ द चेंज इन प्राइस लेवल। मल्टीपल यूजेस, देखो जिन गुड्स के मल्टीपल यूजेस होते हैं उनका डिमांड क्या होता है, इलास्टिक होता है। जैसे इलेक्ट्रिसिटी हो गया, अब इलेक्ट्रिसिटी के कितने सारे मल्टीपल यूजेस है, आप अप्लायंसेस चला सकते हो, आप टीवी चला सकते हो, आप रेफ्रिजरेटर, वो सारा कुछ अप्लायंसेस में आ गया, ओके। आप फैन यूज कर सकते हो, लाइट यूज कर सकते हो, इंटरनेट का यूज आप इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से करो, तो बहुत सारे यूजेस है। पर जिन गुड्स का मल्टीपल यूज नहीं होता उनकी इनइलास्टिक डिमांड होती है, जैसे कि सॉल्ट हो गया, तो सॉल्ट के मल्टीपल यूजेस थोड़ा है, वो सब्जी में यूज करते हैं हम, या फिर मान लो कोई सैलड बनाना है तो उसमें यूज कर लेते हैं। देन पोस्टपोनमेंट ऑफ यूज, देखो जिन गुड्स को हम पोस्टपोन कर सकते हैं उनकी डिमांड क्या होती है, इलास्टिक होती है। अगर मान लो कार का प्राइस बढ़ गया तो बंदा क्या कहेगा, यार कोई ना बाद में खरीद लेंगे, तो कार के गुड यूज को हम क्या कर सकते हैं, पोस्टपोन कर सकते हैं, कार की परचेसिंग को पोस्टपोन किया जा सकता है, सिंपल। पर ऐसे गुड्स होते हैं जिनकी नीड और जिसकी डिमांड को हम पोस्टपोन नहीं कर सकते, वो इनइलास्टिक डिमांड होती है। जैसे भाई जिसने दवाई खानी है उसने दवाई खानी है, वो ये नहीं देखेगा प्राइस बड़ा कम हुआ, तो वो इस केस में इनइलास्टिक डिमांड होगी। नेक्स्ट वन, इनकम लेवल ऑफ बायर, देखो जो रिच लोग होते हैं उनका डिमांड इनइलास्टिक होता है, बिकॉज अगर मान लो प्राइस बढ़ भी जाता है
तो प्राइस के बढ़ने से इनके ऊपर कोई भी इंपैक्ट नहीं होता। तो उनको क्या फर्क पड़ेगा, थोड़ा सा प्राइस बढ़ गया, पैसा ही बहुत है उनके पास, तो वो अपनी डिमांड ज्यादा चेंज नहीं करते। प्राइस के बढ़ने से डिमांड को ज्यादा चेंज ना करना इज इनइलास्टिक। वेयरएज जो पुअर बंदा है उसकी डिमांड इलास्टिक होती है, क्योंकि अगर थोड़ा सा भी प्राइस बढ़ गया तो वो अपनी डिमांड को क्या कर देते हैं, शिफ्ट कर देते हैं दूसरे कमोडिटी पे। वीट का प्राइस बढ़ गया तो वो कहेंगे कि बाजरा खरीद लेते हैं, उनके पास ऑप्शंस अवेलेबल है, सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल, वो खरीदने की कोशिश करेंगे। देन हैबिट ऑफ कंज्यूमर, देखो यार किसी भी बंदे की जो हैबिट होती है वो क्या करती है, हमारी डिमांड को इंपैक्ट करती है। ओके, और डिमांड उस केस में क्या होती है, इन इलास्टिक होती है। अब जैसे मान लो सपोज किसी बंदे को पोलो जुबा केसरी खाने की आदत है, अब जो बंदा पोलो जुबा केसरी लगातार खा रहा है उसको 1% भी फर्क नहीं पड़ता यार प्राइस बढ़े कम हो। अगर उसने मान लो 5 पैकेट पोलो जुबा केसरी के खाने हैं तो वो खाएगा ही खाएगा, बाय द वे उसको खाना नहीं है, इट्स हार्मफुल। तो इनइलास्टिक डिमांड होगी। नेक्स्ट वन इज प्रोपोर्शन ऑफ इनकम। अगर मान लो हम अपने इनकम का लार्ज प्रोपोर्शन स्पेंड कर देते हैं, मान लो सपोज किसी बंदे ने 1 लाख रुपया कमाया और 1 लाख रुपए में से उसने मान लो लेट्स से 60,000 रुपए का एक फोन परचेज कर लिया, तो 1 लाख रुपए से 60% इनकम उसने किस में खर्च कर लिया, एक लार्ज प्रोपोर्शन में खर्च कर दिया, फोन के लिए खर्च कर दिया, तो वो क्या हो गया, इलास्टिक डिमांड। वेरएज अगर वही बंदा मान लो 1 लाख रुपए में से लेट्स से 500 रुपए खर्च कर रहा है न्यूज़पेपर्स के लिए, तो वो कौन से सिनेरियो आ जाएगा उसमें, इनइलास्टिक डिमांड बन जाएगी। प्राइस लेवल, कमोडिटी का हाई प्राइस है तो वो हाई इलास्टिसिटी है, वेरएज अगर लो प्राइस है वो क्या है, लो इलास्टिसिटी। आपको लग्जरियस बताया था, लग्जरियस के प्राइसेस हाई होते हैं, जो नेसेसरीज होती है उनके प्राइसेस लो होते हैं, तो उस हिसाब से इलास्टिसिटी। टाइम पीरियड, देखो शॉर्ट टाइम पीरियड, अगर किसी कमोडिटी को शॉर्ट टाइम पीरियड में हमें यूज करना ही करना है तो उसका डिमांड क्या हो जाएगा, इनइलास्टिक हो जाएगा। पेट्रोल का रेट बढ़ गया, मान लो सपोज हमारे पास कार अवेलेबल है, पर शॉर्ट टाइम में हम कार को चेंज नहीं कर सकते, हम क्या कहेंगे, चलो यार अभी के लिए पेट्रोल का यूज कर लेते हैं। तो फॉर द टाइमिंग जब हम बहुत जल्दी से यूज कर रहे हैं, कुछ ज्यादा चेंजेस नहीं कर पा रहे अपने डिमांड में, तो उस टाइम पे हमारी डिमांड क्या होगी, इनइलास्टिक। बट लॉन्ग ड्यूरेशन में हमारी डिमांड इलास्टिक हो जाएगी। हम ना सब्स्टिट्यूट्स ढूंढने की कोशिश करेंगे, हम सोचेंगे यार अकेले ने कार में जाना है, छोड़ो पेट्रोल का रेट बहुत ज्यादा है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज कर लेते हैं, या फिर 2 व्हीलर पे चले जाते हैं, या फिर इलेक्ट्रिक व्हीकल परचेज कर लेते हैं, जिससे जो पेट्रोल का रेट बढ़ा है उसका इम्पैक्ट जो है हमारा सही हो जाए। तो लॉन्ग टाइम पीरियड में अगर कोई कमोडिटी का यूज करते हैं तो वो इलास्टिक डिमांड बन जाती है। सो विद दिस हमारा जितना भी प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का काम था वो सारा का सारा कंप्लीट हो गया, इन डिटेल हुआ है, एक एक चीज इसमें कवर की गई है। तो विद दिस वीडियो इज ओवर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन स्टे ब्लेस्ड ऑल।